मैं जानना चाहूंगी कि इन लोगों ने यूएपीए के जो अंडर आए थे वो किस रीजन की वजह से आए थे। बट सर इतने प्रूफ्स होने के बाद इतनी सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, इवन कोई भी बच्चा अगर देखेगा तो ऑब्वियसली वो बता देगा कि ये कंट्री के अगेंस्ट नारे वगैरह लगा रहे थे। लेकिन ये चीजें लेफ्ट इकोसिस्टम को क्यों नहीं दिखती हैं? वो अभी भी इनके सपोर्ट में है। देखो, ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। ठीक है कि मेरा लिटरल मीनिंग ये नहीं कहने का था, मेरा मतलब कुछ और था। क्या मतलब? ये उसको एक इंटेलेक्चुअल मतलब कहते हैं ना कि एक होपलेस सिचुएशन को बचाने के लिए आप उस पर कोई भी कवर डाल देते हो। सो ये वो होपलेस सिचुएशन बचाने के लिए होपलेसनेस अगेंस्ट होपलेसनेस की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू कलर इट। तो ये दे आर कमिंग अप विद दिस आर्गुमेंट, उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था। बट हालांकि अगर आप उस स्पीच को देखोगे और अगर आप वो किसी के भी सामने रखोगे, उसका एक ही मतलब निकलता है। सो अगर उसके बाप को ये इल्यूजन और डिल्यूजन है कि मेरा बेटा जो है वो भगत सिंह बनने निकला है, तो किसका भगत सिंह बनने? पाकिस्तान का भगत सिंह बनने निकला है। इवन अनवर खानम ऐसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे रही है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी उन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे मोदी एंड अमित शाह के अगेंस्ट, तो उनको पहली बात तो इग्नोर ही करो जो उन्होंने बोला है, एंड उसके बाद फिर आप उनको फेमस होने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हो। ये पहले से है, जेएनयू में हमेशा से ही होता आ रहा है कि वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंट स्लोगन्स यूज होते हैं, और जो लोग ये वायलेंट स्लोगन्स वगैरह यूज करते हैं फिर उन्हीं को ये हीरो बनाकर, उनका ह्यूमन स्टोरी बनाकर इसको ये फॉरवर्ड करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द पैम्पलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट। मैं हूं रानू सिंह और हमारे साथ है राजा पुनीत सर। हेलो सर। हेलो रानू, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, गुड टू बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। यस सर, क्योंकि हमारा शब्दोत्सव दिल्ली में इवेंट था एंड उसके भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। बट उससे पहले आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो शर्जिल इमाम और उमर खालिद थे उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारे प्रूफ्स मिल चुके हैं उन लोगों को, और जो उनकी बेल की प्ली थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई है। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि इन लोगों ने यूएपीए के जो अंडर आए थे वो किस रीज़न की वजह से आए थे? सी दे आर बोथ अ पार्ट ऑफ द टुकड़े टुकड़े गैंग। इफ यू रिमेंबर जो जेएनयू में वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो था, तो ये दोनों उसका, ये जो हैं ये उसके पार्ट थे। उमर खालिद भी उसका पार्ट था। ठीक है, अगर आप इनका हिस्ट्री और इनकी केसेस देखोगे तो फ्रॉम कश्मीर सेपरेटिज्म से लेकर यू नो फ्रॉम बीइंग ब्लेटेंटली एंटी नेशनल स्लोगन्स, जैसे उसने कहा था कि यू नो कि असम को अलग कर देना चाहिए, चिकन नेक से अलग कर देना चाहिए। ठीक है, तो दे बेसिकली वाज टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग द कंट्री। तो जब आप यू नो उस लेवल के सेडिशन, इट इज बेसिकली सेडिशन, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। Right, you have every right to criticize the government, but you cannot, you know, use freedom of speech to be seditious against your own country. तो आप अगर ये बोल रहे हो कि असम को हमको कब अलग करेंगे, डेमोग्राफिक चेंज करके कब अलग करेंगे, चिकन नेक को काट देंगे, इंडिया के टुकड़े कर देंगे, तो इट इज ब्लेटेंट यू नो सेडिशन। सो सेडिशन चार्जेस में ये दोनों अंदर है। ओके, राइट। अब आप उमर खालिद का केस देखो, बड़ा पिक्यूलियर सा है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जो प्रीवियस चीफ जस्टिस of Supreme Court थे, right, he had given a very clear statement on it after he retired. He went on a podcast saying कि आप लोग इसको किसी और तरीके से देखते हो, बट उमर खालिद ने कई बार अपनी बेल एप्लीकेशन जो है वो खुद विड्रॉ करवाई थी कोर्ट से। ठीक है, because he knew one, he was trying to play the benches. He was thinking कि I will, you know, I don't want to go in front of a particular judge अगर एक केस लग रहा है, so he was looking at preference, and also he knew that the case against him is so strong that his bail is going to get rejected, and that is exactly what happened. ठीक है, because now they went to Supreme Court, and हमको ये भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को 3 बजे खुलते हैं, right? But और the judgment on Supreme Court is very very clear कि they have enough evidence against these two men that they have been involved into, you know, anti-national activities, into seditious activities, and given the grave charges against them, which is the UAPA, right, they were rightfully denied bail by the honorable court. बट सर इतने प्रूफ्स होने के बाद इतनी सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, इवन कोई भी बच्चा अगर देखेगा तो ऑब्वियसली वो बता देगा कि ये कंट्री के अगेंस्ट नारे वगैरह लगा रहे थे। लेकिन ये चीज़ें लेफ्ट इकोसिस्टम को क्यों नहीं दिखती हैं? वो अभी भी इनके सपोर्ट में है। देखो, लेफ्ट इकोसिस्टम थ्राइव ही इसी चीज़ पे करता है। अगर आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देखोगे, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो मेन थ्राइविंग एजेंडा है, दैट इज ऑलवेज टू बी वॉर विद द स्टेट एंड टू फाइट द स्टेट। तो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमेशा से चाहता है कि इस टाइप के लोग जो हैं ये कंट्री में यू नो दे हैव टीयर्स। तो अगर कोई नारे लगा रहा है तो नीचे जो एक्टिविस्ट है वो उस नारे को सुनकर एम्बोल्डन होकर एक्शन कर रहा है। तो जब ये कश्मीर की बात करते थे कि यू नो कश्मीर को आज़ादी चाहिए, यू नो
हाँ. India से आज़ादी and all that. Kashmir You separatism. know, that fuels the terrorism, that fuels the Pakistani narrative, that fuels terrorism on the ground, that fuels stone pelting on the ground, because आप उसको एक intellectual cover भी दे रहे हो और आप उसको एक क्या कहते हैं इसको एक intellectual argument भी दे रहे हो. तो these people are no different. These are just sitting at the top of the chain of the same violent cycle जो कंट्री के बीच में से जो कंट्री में चल रहा था, जो कश्मीर में चल रहा था, या जो ये आसाम में कोशिश कर रहे थे, या हमने नक्सल वायलेंस देखी है इतने सालों से, माओइस्ट वायलेंस देखी है इन द हार्टलैंड ऑफ इंडिया. सो दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज एनकरेजिंग वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड दैट इज व्हाई दे आर डेंजरस. हाँ, इवन जो अभी जैसे शर्जिल इमाम की जो वीडियो है जिसमें वो बोलते हैं कि चिकन नेक को अलग करना है इंडिया से, तो उसमें सर जब ऑब्वियसली जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन उस चीज़ को वो डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं उनका लिटरल मीनिंग ये नहीं था कहने का. तो कहने का और मतलब क्या था फिर? देखो, ये इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी. ठीक है कि मेरा लिटरल मीनिंग ये नहीं कहने का था, मेरा मतलब कुछ और था. क्या मतलब था? इवन वो भी नहीं कह रहा है, वो मतलब उसने खुद कभी ये बात नहीं बोली exactly. कि उसके डिफेंस में भी ये प्ली में नहीं है कि दिस वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल रेटरिक या कुछ. ठीक है, बट ये उसको एक इंटेलेक्चुअल मतलब कहते हैं ना कि एक होपलेस सिचुएशन को बचाने के लिए आप उस पर कोई भी कवर डाल देते हो. सो ये वो होपलेस सिचुएशन बचाने के लिए होपलेसनेस अगेंस्ट होपलेसनेस की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू कलर इट अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट केस, उसमें शेड्स ऑफ ग्रे मिक्स करना चाहते हैं. तो ये दे आर कमिंग अप विद दिस आर्ग्यूमेंट कि उसका ये मतलब नहीं था, उसका ये मतलब था. बट हालांकि अगर आप उस स्पीच को देखोगे और अगर आप वो किसी के भी सामने रखोगे, उसका एक ही मतलब निकलता है कि ही वांटेड he was trying to brew trouble where he was saying कि Assam can be cut from the rest of India, that chicken neck can be cut from the rest of India. It's India से के लिए इसकी. It was a clear messaging. बट अब अगर लेफ्ट वाले आकर ये बोलते हैं कि नहीं उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब था कि बीजेपी से बचाओ या ये बचाओ, तो दैट इज अटर नॉनसेंस. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, जब ये माओइज्म चला रहे थे. माओइज्म भी इन्होंने ही चलाया. ठीक है, आइडियोलॉजी भी इन्हीं की है, और उसके बाद डिफेंड भी वो उसी को करते हैं क्या कि नहीं ये तो बेचारा गरीब था, ये तो इसने इसलिए गन नहीं उठाई थी कि उसको लड़ना था, इसने गन इसलिए उठाई थी क्योंकि उसको अपना राइट प्रोटेक्ट करना था. राइट, सो दे कलर दीज थिंग्स. ये इसको कहते हैं कि पर्दा डालते हैं ऊपर से. बट लुक, इट्स ब्लैक एंड वाइट केस. ब्लैक एंड वाइट केस में नो मैटर हाउ मच यू वांट टू पुट अ शेड ऑफ ग्रे, इट इज नॉट गोइंग. ओके, इवन जो अरफा खानम है, उन्होंने तो अभी जैसे कि रिसेंटली जेएनयू में नारे लगे थे कि मोदी अमित शाह के अगेंस्ट में लगे थे, एंड उनको फिर अरफा खानम ने इंटरव्यू किया है. इवन एक इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है जो उमर खालिद के फादर थे, उनका भी इंटरव्यू जो लिया गया था वो अरफा खानम ने ही लिया था. तो अगर उनके फादर का भी बैकग्राउंड देखा जाए तो वो भी कुछ सिमी से कनेक्टेड थे. he was one of the very initial members of सिमी. तो उसका तो वैसे माइंडसेट जो वो हार्ड एंड सिमी वाला माइंडसेट है. सिमी इज समथिंग व्हिच टर्न्ड इनटू पीएफआई, जिसको अभी सेंटर ने कुछ साल पहले ही बैन किया. ठीक है, तो ऑब्वियसली यू हैव अ रेडिकलाइज्ड माइंडसेट, यू हैव एन एंटी इंडिया माइंडसेट. बाप ने वो हरकत वैसे नहीं की, बेटे ने की, लेकिन वो अपने आपको कंसिडर करते हैं कि उनका बेटा जो है वो भगत सिंह बनने के लिए निकला है देश के लिए. देश बहुत कुछ चीज़ों से गूंज रहा है, इस वजह से अगर मेरा बेटा इस चीज़ में जा रहा है तो भगत सिंह जो है he cannot even compare भगत सिंह with his son, क्योंकि भगत सिंह gave up his life to get freedom for this nation. His son, if he thinks that he's Bhagat Singh, his son is basically trying to break this nation. Right? He can more be a General Dyer kind of a guy than Bhagat Singh. So अगर उसके बाप को ये इल्यूजन और डिल्यूजन है कि मेरा बेटा जो है वो भगत सिंह बनने निकला है, तो किसका भगत सिंह बनने, पाकिस्तान का भगत सिंह बनने निकला है क्या वो? लग तो यही रहा है सर. It looks like he is a Pakistani Bhagat Singh. He is not an Indian Bhagat Singh, क्योंकि Indian Bhagat Singh for the unity of nation खड़ा था, not for the division of nation. So that is very important to understand. इवन अरफा खानम ऐसे लोगों को भी प्लेटफॉर्म दे रही है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी उन्होंने जेएनयू में नारे लगाए थे मोदी एंड अमित शाह के अगेंस्ट, तो उनको पहली बात तो इग्नोर ही करो जो उन्होंने बोला है, एंड उसके बाद फिर आप उनको फेमस होने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हो. ये पहले से है. This is not the first time this left-wing, journalists have done this. If you remember, वो टुकड़े गैंग वाला कश्मीरी आज़ादी, right? How big a Shala Rashid became a leader. उसके बाद कितनों ने उसके इंटरव्यूज किए. ठीक है, वो कितना वो डार्लिंग ऑफ लेफ्ट विंग थी वो.
जब तक कि वो उसने टर्नओवर करके वो राइट पे नहीं आई। सो इट्स देयर मॉडस ऑपरेंडी, ये यही करते हैं, ये पहले उनसे नारे लगवाते हैं। ठीक है, अब आप याद करो जब वो एनवायरनमेंट पे हिडमा का प्रोटेस्ट हुआ था, राइट, एनवायरनमेंट के लिए गए थे और हिडमा पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे ट्राई टू डू द सेम विद हर। ठीक है, तो ये इनको रोल मॉडल और हीरो बनाना चाहते हैं लेफ्ट के फेसेस के लिए, लेफ्ट आइडियोलॉजी को फ्यूल अप करने के लिए यंगस्टर्स में, इसलिए उसने वो इंटरव्यू दिया। मगर उस इंटरव्यू में उसने ये नहीं पूछा होगा कि आपने ऐसे नारे क्यों लगाए, आर दे नॉट प्रोवोकेटिव, right? How can you threaten a prime minister or home minister of a country and say that we are going to kill you? These are blatant, violent, call for violence kind of slogans. बट उसने उसको शुगर कोट करके जो जिस तरीके से उनको वो कहते हैं ना कि वो ह्यूमेन एंगल दिखाने की कि नहीं ये तो बेचारे बच्चे हैं, बट ये इनका मॉडस ऑपरेंडी हमेशा से रहा है। जेएनयू में हमेशा से यही होता आ रहा है कि वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंट स्लोगन्स यूज होते हैं, और जो लोग ये वायलेंट स्लोगन्स वगैरह यूज करते हैं फिर उन्हीं को ये हीरो बनाकर, उनका ह्यूमन स्टोरी बनाकर इसको ये फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन सर ये सब चीज़ें इनके माइंड में आती कहाँ से है? फॉर एग्जांपल अगर मैं भी कभी स्टूडेंट थी तो मेरे को इतनी सारी नॉलेज नहीं हुआ करती थी कि मुझे इसके अगेंस्ट बोलना है, ऐसे नारे लगाने हैं, तो इनको ये सब कहाँ से सिखाया जा रहा है? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल, बिकॉज योर बेंट ऑफ माइंड इज टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, आप एक पॉलिटिकली, आप कह सकते हो नॉट सैवी बट पॉलिटिकली आप अट्रैक्टेड टू पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री हो। ठीक है, सो देन यू आर इनटू एन इकोसिस्टम, आप स्टूडेंट्स यूनियन ज्वाइन करते हो, वहाँ पॉलिटिक्स सीखते हो, आप आइडियोलॉजी सीखते हो, आपके आसपास जितने लोग हैं वो एक ही चीज़ आपको सुनाते हैं, एक विक्टिमाइजेशन को ही वो ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, स्टेट को वो हमेशा से एक मॉन्स्टर, एक अगली बताते हैं। हाँ। और उससे आप जो है वो सीखते सीखते आपको ये लगता है कि अगर आप जब इस सिस्टम में हो तो अगर आपको आगे जाना है तो यू हैव टू बी मोर एंड मोर वोकल, और देन यू क्रॉस द लाइन बिटवीन sedition and between freedom of speech. Okay. Dissent or sedition में there is a line. It is a thin line, but there definitely is a visible line. So they don't realize that dissent or sedition को ये mix करते हैं, and they think that being seditious is being dissenting. That is not true. और इसमें इनके प्रोफेसर्स का भी हाथ होता है। ये पूरा इकोसिस्टम है, चाहे जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिया है, स्टूडेंट्स हैं, it's a whole ecosystem which works around this. तो इनको इंटेलेक्ट, मतलब ऑब्वियसली आपका टीचर आपको इनकरेज करता है, आपके एकेडमिक्स आपको नंबर उस हिसाब से देते हैं, they groom you. So it's basically like grooming a kid into a ideology, initiating them into an ideology, and then grooming them from किसमें कितना potential है, उस हिसाब से उसको groom करके ये ऊपर लाते हैं. So that is exactly what the case is this Sharjeel Imam and Umar Khalid is. Okay. अब आप ये देखो ना, ये आरफा कल से ये लोग ये बोल रहे हैं कि देखो जी इनको बेल नहीं दिया, बट ये बात नहीं बोलते कि जब शर्जील इमाम को 13 दिन की बेल दी क्योंकि उसकी बहन की शादी थी। हाँ, ठीक है, इवन अभी उमर खालिद आज ये कोर्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि बेल नहीं मिली, मगर कल इन्होंने वो कोर्ट को ये नहीं बोला कि हाँ शर्जील इमाम को कोर्ट इज वेरी गुड। आज जो है कोर्ट वो बायस्ड हो गया, वो बीजेपी का कोर्ट हो गया क्योंकि बेल नहीं मिली, बट वो कल वो बीजेपी का कोर्ट नहीं था, वो कोर्ट जो था इंडिपेंडेंट था क्योंकि शर्जील इमाम को बहन की शादी में 13 दिन जब उनके डिसीजंस उनके फेवर में होते हैं। ये सिलेक्टिव क्राई ऑफ विक्टिमाइजेशन जो इनकी है, दैट इज द प्रॉब्लम. They see institutions as selectively. If it favors them, the institution is very good. If the same institution gives, a verdict against them, the institution becomes, a state under state patronage and it's a state thing, right? So इनकी जो ये duplicity है, इनकी जो hypocrisy है, ये बार-बार बाहर निकल कर आती है. ओके सर, इसमें ना एक और चीज़ काफ़ी वायरल हुई है अभी 3-4 दिनों में. मैंने देखा था कि एक्स पर स्पेशली काफ़ी लोग ना जो शर्जील इमाम को सपोर्ट करते हैं वो एक्स पर डाल रहे थे कि उनकी जो एजुकेशन है वो बैचलर्स आईआईटी से है, मास्टर्स आईआईटी से है, फिर उसके बाद एमफिल पीएचडी उन्होंने जेएनयू से की है, उससे पहले स्कूलिंग भी सेंट जेवियर पटना से, फिर दिल्ली से भी उनका डीपीएस से 11-12 हुआ है. तो उनकी एजुकेशन को रखकर ये बोल रहे थे कि अरे ये तो काम हो ही नहीं सकता, ये तो ये कर ही नहीं सकते, वो इतना एजुकेटेड था. मुझे आप बताओ, मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट्स इन द वर्ल्ड आर हाईली एजुकेटेड globally. ठीक है, let's talk about अभी Delhi blast. Were they not educated? Were they not doctors? He was a doctor. Right? This man, if he is educated, देखो there is a difference. लोगों को ये लगता है कि क्योंकि आपके पास डिग्री है, आपके पास एजुकेशन है. Degree is no means to your education. Degree is literacy. These all people are literates, but they are uneducated literates. They can be highly literates, but they can be equally savage and uneducated. Dr. Ayman al-Zawahiri, he was a surgeon, Al-Qaeda ka chief. हाँ. Abu Bakr al-Baghdadi,
right? All these people were educated people. Dr. Umar, ठीक है, मनान मान कश्मीर में, they all became terrorists. Just because you have a degree and you have a piece of paper doesn't mean your education जो है ना, education is a very holistic approach. Education आती है a mix of your academics and a mix of your society. और अगर आपकी academics, आपकी society, आपकी तहजीब, आपका culture अगर आपने properly imbibe नहीं किया है, तो I'm sorry, you're not educated. You're just literate. These people could be, you can argue that they're highly literate people. But educated, I don't think they're educated, because had they been educated, ये हरकतें वो नहीं कर रहे होते. He might be teaching somewhere in a professor, 10 लोगों की, 10 बच्चों की जिंदगी बना रहा होता, उनको सही से एजुकेशन दे रहा होता, उनको ग्रूम कर रहा होता. That is what an educated person does. That is not what a literate person does. A literate person could be illiterate, but could be highly uneducated. I don't consider any of them as educated people. I say they are literate in their fields, nothing more, nothing less. Savage literates. Nice. सर एक और ये वाली बात थी कि एक होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं जो कंट्री के, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर उमर थे जो अभी डेथ हो गई थी रेड फोर्ट ब्लास्ट में, तो उन्होंने इस तरीके से अपना ब्लास्ट करके वो हार्म पहुंचा. हाँ, लेकिन दूसरे होते हैं जो अभी उमर खालिद और शर्जिल इमाम ने किया, लेकिन लोगों को ना इनका डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि इन्होंने कैसे रोल प्ले किया जो ये मतलब कंट्री के जो अगेंस्ट जो कर रहे हैं. देखो, दिस इज कॉल्ड व्हाइट कॉलर टेररिज्म. ठीक है, जब आप किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी को एक इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक या जर्नलिस्टिक क्रेडिबिलिटी दोगे, तो आपकी सोच में और जिसने वो गन उठाई है उसकी सोच में कोई फर्क नहीं है. फर्क इतना है कि आप उस सोच को पेपर पे डालकर उनको फीड कर रहे हो, जो इस सोच को पढ़ के अपने वायलेंट माइंड को ये करेंगे कि हाँ, हमारा जो है ये वैलिडेशन है कि जो हमने गन उठाई है वो सही उठाई, क्योंकि देखो ये पेपर भी ये बोलता है, ये जर्नलिस्ट भी ये बोलता है, ये भी ये बोलता है, ये भी ये बोलता है. राइट. जो ये नीचे जो सबसे लोवेस्ट स्ट्राटा ऑफ अ टेररिस्ट होता है, जो टेररिस्ट एक्शन करता है ना, वो सबसे लोवेस्ट ऑफ द चेन होता है. जो हाईएस्ट ऑफ द चेन होता है वो इंटेलेक्चुअल होता है जो उसको गन पकड़वाता है. यू नो हु इज अ बिगर मर्डरर, द पर्सन हु फायर्स द पिस्टल or the person who hands over the weapon to that person. These are the people who want others to pick up the gun. Because they believe that those people, if they pick up the gun, they will be able to achieve it. Right? So it is, your hands are as bloodied as that of a guy who has picked up the gun. There is no difference between the two. True. एंड इसमें अगर हम लोग उमर खालिद की बात करें तो वो अपना जिसको आइडल मानता था, पहले तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी बुरहान वानी कौन था जिसको वो आइडल मानता था अपना, और वो क्यों मानता था अपना आइडल? देखो, बुरहान वानी कुछ भी नहीं था. बुरहान वानी एक टेररिस्ट था, हिजबुल मुजाहिदीन का, जो एक पोस्टर बॉय बन गया कश्मीर में. ठीक है. बुरहान वानी वाज नो डेयर डेविल टेररिस्ट. ही वाज नॉट अ ची गुवेरा ऑफ कश्मीर. But Burhan Wani became Burhan Wani because that is when the social media explosion happened. That period. So उसकी फोटोग्राफ्स वायरल हो गई. और अगर आपका आइडियोलॉजी बुरहान वानी है, अगर आपका हीरो बुरहान वानी है, तो आप में और बुरहान वानी में कोई फर्क नहीं है. अगर आज आपने गन नहीं उठाया है, देयर इज अ वे, आप अपने हीरो का ही पाथ अगर फॉलो करोगे, हो सकता है कल आप सुसाइड बॉम्बर या गन उठा सकते थे. राइट. और अगर आप बोलते हो कि मेरा हीरो एक टेररिस्ट है, तो then I mean there is no justification for you to say that I'm a sane person and I can live sanely in a society. You are a threat to society. Because you want to destroy lives of hundreds and thousands of people living in a society which is peaceful just because you have a violent ideology and you worship violent ideology. फिर आपसे बड़ा टेररिस्ट और कोई नहीं. ठीक है. इवन जो एक बार मैं दोबारा से उस क्वेश्चन पे मतलब आना चाहूँगी, आई गेस आपने बोल भी दिया होगा, लेकिन जो ये शर्जिल इमाम था उसका मीनिंग क्या था जब उसने ये कहा था कि चिकन नेक के आगे अलग करना? देखो, शर्जिल इमाम का मीनिंग वही था जो उसके बाप का था जब इन्हें सिमी बनाई थी. ओके. ठीक है. शर्जिल इमाम के फादर भी, सॉरी नहीं, वो उमर खालिद के फादर है. आई एम सॉरी. शर्जिल इमाम का वही मतलब था जो पीएफआई का मतलब था. अगर आप पीएफआई का 2047 पढ़ोगे, जो गज़वाए हिंद है, गज़वाए हिंद में क्या लिखा है कि इंडिया को विल टेक ओवर कंप्लीटली. जो उसका कहने का था कि असम काट के बांग्लादेश के साथ जो ग्रेटर बांग्ला जो है वो जो अभी चल रहा है, ठीक है, वो प्लान अगर आप देखोगे वो हिजबुत तहरीर का प्लान है, वो HUT का.
ठीक है. So basically that is a radicalized plan where you want to sever a part of the country to break India and to make India weak, so that then you can tomorrow you can break other parts of the country as well. उसका एक ही मतलब था कि इंडिया के टुकड़े कैसे होंगे, उसका और कोई मतलब नहीं था. उसकी वो स्पीच वही थी कि हम इंडिया के टुकड़े करेंगे. He wanted to threaten the state that we have the capability and we are building the capacity to break this country. That is what he meant. ओके. एंड अभी आसाम में भी काफी कुछ चल रहा है इस चीज. Obviously आसाम में तो चलेगा because people will watch it and every Indian should watch it. तो सर आप अगर इस चीज को डिफरेंस बताना चाहो कि एक होता है नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, बट जिस तरीके से इन दोनों ने प्रोटेस्ट किया था वो पीसफुल प्रोटेस्ट तो था ही नहीं. देखो, you have every right to protest against your government, but you have a democratic right and democratic duty also. इस कंट्री में सारे लोग राइट्स की बात करते हैं. इस कंट्री में सिटीजन को राइट उतना ही है जितना सिटीजन की ड्यूटीज हैं. हम ड्यूटीज की बात कभी नहीं करते, हम हमेशा राइट्स की बात करते हैं. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट राइट्स. जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स हैं, अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मेरे को वो राइट नहीं मिल रहे हैं, यू आर 100% एलिजिबल टू गो अहेड एंड प्रोटेस्ट. राइट. हमने इतने प्रोटेस्ट देखे हैं, कभी कहीं निकलते हैं, कभी कहीं निकलते हैं, कभी कहीं हो रहा होता है, कभी बिजली के लिए, कभी पानी के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए. यू ऑलवेज हैव दिस. बट if your protest is how to break this country, one, that is not your constitutional right. Two, that means you don't consider yourself a part of the country. Okay. So you are a threat to the country. Once you become a threat to the country, then you देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि for example, let me give you an example, कि रानू मैं तो तुझे मानता ही, ठीक है, फिर मैं नहीं आ सकता रानू मेरी हेल्प कर देना. तुमने मेरे को कहा था कि क्योंकि मेरा पॉलिसी है तो इस पॉलिसी, फिर मैं उस पॉलिसी को कैसे मानूंगा. यहाँ से मैं बोलता हूँ कि मैं इस कंट्री को तोड़ना चाहता हूँ, वहाँ से मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, मेरे को लॉ के अंडर जो है इसी कंट्री का लॉ जो है मुझे बचाना चाहिए. जब आप उस लॉ को नहीं मानते, जब आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, राइट, फिर आपके पास क्या हक है ये बोलने का कि इसी लॉ और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुझे जो क्लेमेंसी के साथ ट्रीट किया जाए, मुझे बेल दी जाए. ओके. राइट. How can you do that? So that tells your own hypocrisy. That is what it is basically. ओके. सर एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ये दोनों हैं, दोनों के बैकग्राउंड्स को इतने मुझे नहीं पता, मतलब मैं तो यही बोलूँगी जिस हिसाब से न्यूज़ में दिखाया जाता है, इतना कोई रिच फैमिली से तो नहीं थे. मतलब शर्जिल इमाम की एजुकेशन से लगता है कि हाँ वो ठीक ठाक फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली. हाँ मिडिल क्लास फैमिली. You don't have to be rich. ओके. तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उनके जो लॉयर्स हैं आज के टाइम पे जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है, वो हाईली पेड लॉयर्स है, तो उनके पास उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? That's a good question. So this is how this ecosystem works. ठीक है. They have the best lawyers sitting for them. Okay. They might fight their cases for free, or they might charge other people for their cases. ये जितनी इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ग्राउंड पर ये जिनको ये जैसे SDPI है, PFI की ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दे कुड बी फंडिंग. मैंने केरला में देखा है दैट 2-2 करोड़ इन्होंने ऑफर किए हैं फैमिलीज को कि लेट गो ऑफ देयर डॉटर बिकॉज शी गॉट इन्वॉल्व्ड इन लव जिहाद. आई हैव सीन दोस केसेस ऑन माय ग्राउंड. 2 crore रुपीस वर ऑफर्ड टू अ फैमिली सेइंग दैट इसके बच्चों को दे दो क्योंकि बिकॉज द किड्स रिमेन्ड विद द फादर, द वुमन कन्वर्टेड, वुमन रैन अवे विद द मैन एंड कन्वर्टेड हरसेल्फ. She got into love jihad. The whole PFI ecosystem offered 2 crore rupees to that man, saying that take 2 crores and give the kids also to us so we can convert them as well. So there is an ecosystem behind it, right? And then you have all these journalists, these academicians, right? So lawyers are also a part of it. It is the one and the same thing. It's the same ecosystem. Okay. Is this true that Congress is also funding them? I cannot say for sure, but then there are rumors. But with certainty, I cannot say whether Congress is funding them or not funding them. They might be, they might not be. Or they might be people who will be affiliated with Congress, might be. But I don't have proof of that. Okay. What do you think इसमें क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, बट आगे के लिए इस चीज़ को कैसे लेना चाहिए कि अगर एक तो होता है कि ऑब्वियसली इसको काफ़ी लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं इनके साथ गलत हो रहा है, गलत ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन उनकी वीडियोस भी सब कुछ वायरल हो रही है, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अरे उनकी वीडियो मॉनिटर्ड है. मैं वही बोल रहा हूँ, देखो जो भी लोग ये बात कर रहे हैं ना,
they don't know what the cost of violence and terrorism is. Their children have not seen it. So they are, romanticizing this whole idea because they have a certain grievance toward a certain political party. What they don't understand is BJP is not India. It's a political party of India. There is a difference. अगर आपको बीजेपी से खिलाफ ये है, you have a problem with BJP, that doesn't mean you have a problem with the country. Learn to separate the two. ठीक है? You cannot have problem with your country. You can have problem with Congress, you can have problem with CPI, you can have problem with Mamta, with AYZ, with BJP, whoever. But that doesn't mean that party represents the country. That party is in government of the country. That doesn't mean it is India. ठीक है? So you cannot become anti-Indian. You cannot become somebody who revolts against his own land because you don't like a certain political setup. इतना शौक है तो इलेक्शन लड़ो. ठीक है, इतनी प्रॉब्लम है तो इलेक्शन लड़ो, चैलेंज करो, कॉन्स्टिट्यूशन तुमको इजाजत देता है, कोई नहीं रोकेगा. हाँ, लेकिन इसमें ना फिर ये भी तो होता है कि अगर जैसे एक चीज़ तो मैंने भी ये चीज़ देखी है कि अगर इनके सपोर्ट में कोई अगेंस्ट में इन दोनों के अगेंस्ट में कोई बोलता है तो उसको बोल दिया जाता है कि आप गोदी मीडिया हो, आप वो बीजेपी के भक्त हो, अंध भक्त हो. एक्चुअली क्या होता है ना, एक चोर को सब चोर दिखते हैं. ये जितने इकोसिस्टम वाले हैं ना, इनने सारी जिंदगी लोगों की गोदियों में बैठ के अपनी सारी जर्नलिस्टिक करियर जो है वो निकाला है. इनको ये लगता है कि क्योंकि अब हम गोदी से उतर गए तो शायद दूसरा कोई गोदी में चढ़ गया है. ठीक है, क्योंकि इनका जो हमेशा से विजन था वो हमेशा गोदी मीडिया वाला था. तो चोर को हमेशा चोर जो होता है ना वो मसेरा भाई लगता है कि मेरा मसेरा भाई है, चोर चोर मसेरे भाई. तो ये सारे जो है चोर चोर मसेरे भाई हैं. ठीक है, सो असली गोदी मीडिया अगर आप देखोगे तो वो हमेशा से लेफ्ट वाले रहे. इन्होंने सबसे ज्यादा स्टेट से बेनिफिट्स उठाए हैं. हाँ. इन्होंने सबसे ज्यादा स्टेट को लिटरली दे हैव यू कैन से justified left, right, center, everything. Tell me which left media stood up after Mumbai attack and said we need to take strong action against Pakistan. They all tried to wash it up. Yes. ठीक है, कितने टेररिस्ट अटैक्स जो हैं इन्होंने इंटेलेक्चुअल कवर में डाले हैं. तो ये खुद गोदी मीडिया है और इनको ये लगता है क्योंकि जैसे हम हैं वैसे सारे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द केस. So they are blinded. उसके बाद तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था कि That's what I'm saying, right? तो इनकी जर्नलिस्टिक स्पाइन कहाँ है? Where is the journalistic spine? ये स्पाइनलेस लोग हैं खुद को और इनको लगता है क्योंकि ये रेंग के चलते हैं तो सारे रेंग के चलते हैं. That is not the truth. Okay, thank you. That's it ना? ठीक है. ऑडियंस में आपसे अब पूछना चाहूँगी कि आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो. इवन सर को भी रीच आउट कर सकते हो. राजा मुनीब सर का हैंडल है इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर सब जगह है, तो आप उनको रीच आउट भी कर सकते हो. अब इस पर आपके क्या विचार है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. इसी के साथ मिलते हैं अगले पॉडकास्ट और अगले वीडियोस में. तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you so much. Thank you so much.